हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। और इस वीडियो में हम द पेरिस एग्रीमेंट से जो है 35 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम विद डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि द पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द, ठीक है, ये जो स्पेस है यहाँ पे जो है हमें ये जितनी संस्थाएं हैं उनमें से एक संस्था को चूज करना है। डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैस इमिशन मिटिगेशन एडाप्टेशन और फाइनेंस साइंड इन 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट किस संस्था के विद इन जो है इसको साइन किया गया है उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ए है यूनेप या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या फिर दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNCCC, या फिर डी जो है जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है UNFCCC। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन ये है द पेरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द UNFCCC। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा डी है। उसके तहत जो है ये साइन किया गया है 2016 में पेरिस एग्रीमेंट। UNFCCC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका नाम है। जो कि जब अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसके बाद ही ये जो मैकेनिज्म है UNFCCC का इसको उसी टाइम एस्टेब्लिश किया गया था 1992 के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एग्रीमेंट्स लैंग्वेज वाज नेगोशिएटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो यहाँ पर जो है हमें कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके संख्या बतानी है जिन्होंने क्या किया, इसको नेगोशिएट किया है एग्रीमेंट की लैंग्वेज को एट द 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे COP बोला जाता है, UNFCCC ले बोर्गेट एक जगह है फ्रांस में, पेरिस के पास जो है, एंड अडॉप्टेड बाई कंसेंसस ऑन 12 दिसंबर 2015 में जो ये जो एग्रीमेंट है उसको जब नेगोशिएट किया गया और उसके बाद जो है इसे अडॉप्ट करने की बात आई, तो वहां पर कितने मेंबर उपस्थित थे 2015 में, 12 दिसंबर 2015 में, जो कि कहां पे हुआ था? ले बोर्गेट में हुआ था, और ये कहां है? पेरिस फ्रांस में है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए है 188 188, बी 182, सी 196, डी 122। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा 196। आंसर हमारा कितना है? सी। हमारा आंसर सी है। ठीक है, इतने लोग जो है 2015 12 दिसंबर में उपस्थित थे, रिप्रेजेंटेटिव, जिन्होंने जो है एग्रीमेंट्स लैंग्वेज पे नेगोशिएशन किया था, उसके बाद इसे अडॉप्ट भी किया था, सारी पूर्ण सहमति के साथ, कंसेशंस के साथ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि एज मार्च ऑफ 2019 यानी कि 2019 तक 195 जो UNFCCC के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है साइन किया है एग्रीमेंट को, और जो 186 लोग हैं पार्टी के सदस्य बन गए हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसके सदस्य बन गए हैं। द पेरिस एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म गोल इज, तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है उसका जो है जो लंबे समय का जो उसका लक्ष्य है, तो वो क्या है? कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो जो पूरा विश्व का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस है, वो लक्ष्य है कि उससे कम ही रखा जाए। अब वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि जो औद्योगिक युग से पहले, क्योंकि उसके बाद ही ज्यादातर औद्योगिक गतिविधियां हुई हैं, तो उसमें ही ज्यादातर का जो समाज है वो ज्यादातर क्लाइमेट की प्रॉब्लम फेस किया है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दिया है। तो उसको जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है एंड टू लिमिट द इंक्रीज, तो हमें यहाँ पर बताना है कि उनका लक्ष्य क्या है, कितने टेम्परेचर जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उसकी लिमिट क्या रही है। दिस वुड सस्टेनली रिड्यूस द रिस्क एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अगर हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो रिस्क है और इफेक्ट है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन ए है 1.0 डिग्री सेल्सियस, 1.0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं इसको। बी है 1.5 डिग्री सेल्सियस, या 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी 1.5
डिग्री सेल्सियस, यही जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले यही जो है हमारा टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस करने की वजह है, और इसे मैनेज कितने पे करना, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन जो है काफी इजी है, लेकिन इसको समझना जरूरी है पहले हम लोग को। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री मस्ट डिटरमाइन प्लान रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द कंट्रीब्यूशन दैट इट अंडरटेक्स टू मिटिगेट। तो जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत ज्यादातर कंट्रीज को जो है अपने पहले से जो है योजनाओं को डिटरमाइन करना है, और लगातार उसकी रिपोर्ट जो है UNFCCC को जो है लगातार देना रहना है, और अपनी भागीदारी को बनाए रखना है, ताकि इससे से ज्यादा मिटिगेट किया जा सके, यानी कि कम किया जा सके। तो क्या हमें कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग को, या क्लाइमेट चेंज को, या फिर जो भोजन है उसको, या रिवर पोल्यूशन जो नदी का पोल्यूशन है उसको। तो हमारा इसमें मेन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ही हमारा क्या है, आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो है पेरिस एग्रीमेंट को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, उसको हम लोग देखते हैं। इन जून 2017 अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू विथड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट। 2017 जून में जो है एक कंट्री ने क्या किया है, ये अनाउंस किया है कि वो जो है पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन कंट्री है। ए है यूनाइटेड स्टेट, बी इंडिया, सी चाइना, डी बोलिविया। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने जो है ये बोला कि हमारे इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली से प्रभावित हो रहे हैं, हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और भी जो जितने भी वनडे और अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इन जुलाई 2017 फ्रेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर निकोलस हुलॉट announced a plan to ban all petrol and diesel vehicles in France by as a part of Paris Agreement। तो 2017 में जो फ्रेंच के एनवायरमेंट जो फ्रांस के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं निकोलस ह्यूलेट, उन्होंने ये प्लान किया है कि पेट्रोल को बैन करेंगे और डीजल व्हीकल जो है, पेट्रोल और डीजल व्हीकल जो है बैन करेंगे। और वो एक डेट यहाँ पे जो है क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा रहा है कि कब तक का उन्होंने लक्ष्य रखा है, और ये जो उन्होंने जो लक्ष्य रखा है पेरिस एग्रीमेंट के तहत रखा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा 2040 में जो है फ्रांस के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने घोषणा की है कि वो अपने यहाँ जो है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को पूरी तरीके से प्लान टू बैन कर देंगे, मतलब कि एक योजना बना रहे हैं सब कुछ बैन करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो राइट ऑप्शन क्या है, 2040। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर निकोलस ह्यूलेट आल्सो स्टेटेड दैट फ्रांस वुड नो लॉन्गर यूज कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर एंड दैट अप टू 4 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन बूस्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो फ्रेंच एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि जो बहुत जल्द ही वो जो कोयले का जो प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो कोयले का इस्तेमाल हो रहा है उसको वो बहुत ही जल्दी जो है खत्म करेंगे, मतलब कि एंड पे ले आएंगे, और 4 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे जो ऊर्जा दक्षता है यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये लक्ष्य उन्होंने कब तक के लिए रखा है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए है 2020, 2022, 2024, 2030। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है 2022। तो इन्होंने जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है और उसके लिए बड़े बड़े इनिशिएटिव और फैसले लिए हैं। 2022 तक उन्होंने कोयले से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करने की जो टेक्निक है उसको खत्म करने की बात की है। अगला क्वेश्चन है कि टू रीच द एग्रीमेंट्स इमिशंस टारगेट, जो उत्सर्जन से संबंधित जो एग्रीमेंट के जो लक्ष्य हैं पेरिस एग्रीमेंट के, विल बैन द सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पावर्ड कार बाय 2025, द नीदरलैंड विल डू द सेम बाय 2030। तो यहाँ पे कौन सी एक और कंट्री है जो 2025 में ये जो है डीजल पावर्ड कार्स हैं उनको भी जो उनकी बिक्री है उसको रोक देगी। तो ऑप्शन हमारे क्या है, फ्रांस है, इंडिया है, यूएई है और नॉर्वे है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारा नॉर्वे है। नॉर्वे क्या है, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है जिसकी राजधानी जो है ओस्लो है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा जो है नीदरलैंड की कुछ पॉलिसीज पे होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रनिंग ऑन द डच रेलवे स्टेशंस नेटवर्क्स आर ऑलरेडी entirely powered by wind energy
तो जो पवन ऊर्जा है उसके माध्यम से ज़्यादातर जो डच नेशनल रेलवे नेटवर्क के माध्यम से उनकी सारी ट्रेन जो हैं उसी से चलाई जाती हैं। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे नीदरलैंड में एक बिल पास करा है 2018 जून में, मैंडेटिंग दैट, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि 2050 तक नीदरलैंड विल कट इट 1990 ग्रीन हाउस गैस इमिशन लेवल बाई। तो 1990 में जिस तरीके का उनका मामला था गैस इमिशन का, तो उसमें उन्होंने क्या टारगेट रखा है यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडिंग द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। तो एग्रीमेंट गोल जो पेरिस का है उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने ये रखा है, जिसमें ऑप्शन ए है 90, बी 95, सी 98 और डी 81। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। राइट ऑप्शन क्या है 95%, 95% तक जो है जो 2019 का उनका लेवल था उसका इनका वो ले आएंगे। द पेरिस डील, अगला क्वेश्चन है, द पेरिस डील इज द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऐसा करिए आप इसका जो ऑप्शन है आप खुद बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। तो आप ये खुद ही आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करिए। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट, देखिए इसी ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसी वजह से यूएसए ने जो है इसको जो है इससे विथड्रॉ कर लिया है, बाहर हो गया। उसकी वजह यही है कि उनके ऊपर दबाव बन रहा था, ये पहली बार दबावकारी टाइप का कानून बना है, इस वजह से। अब आप इसको आंसर करिए 10th का। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं पेरिस एग्रीमेंट के जो एम्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट आर द एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य क्या क्या हैं? द एम ऑफ एग्रीमेंट इज टू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 में जो चर्चा की गई है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करना है, इन्हांसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNFCCC थ्रू, ठीक है, उसमें जो है UNFCCC की जो है मदद से जो है किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग द इंक्रीज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से जो है कम करना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है 1.5 वहीं तक जो है लेवल इसको मेंटेन करके रखना है, ये सेकंड ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, मेकिंग फाइनेंस फ्लोज कंसिस्टेंट विद द पाथवे टुवर्ड्स लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट। और इस तरीके से फाइनेंस का फ्लो करना है, वित्तीय जो धन है इस तरीके से लोगों के बीच में फ्लो करना है कि ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी कटौती हो, और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट होता है यानी कि इस तरीके से विकास करना है, इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि क्लाइमेट का सपोर्टिव हो, ना कि वो उसके साथ रेसिस्ट करे और क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारा इसमें जो तीनों ऑप्शंस हैं वो तीनों सही हैं। तो सी ऑप्शन हमारा जो है A2 वो 1 2 3 तीनों जो है सही हैं। तो ये तीनों जो हैं पेरिस एग्रीमेंट के एम है। तो ये जो है पूरा एक तरीके का कंसाइज आंसर तैयार हो गया एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट पर। तो 12वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि कंट्रीज फर्दर मोर एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज सून एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कंट्रीज गैस का जो इमिशंस है उसको ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कटौती करना चाहती है। द एग्रीमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंसेंटिव फॉर एंड ड्राइवर ऑफ। तो ये किस चीज़ में जो है ज़्यादा जो तेज़ी लाएगा और मदद करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग डिवेस्टमेंट, फॉसिल फ्यूल डिवेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज डिवेस्टमेंट जो है और CO2 इमिशंस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन जो है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा जो है जो ग्रीन हाउस इमिशन होता है सबसे ज़्यादा इसी में से बढ़ता है और इसी को कम करने में ये मदद करेगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशंस ईच इंडिविजुअल कंट्री शुड मेक टू अचीव द वर्ल्ड वाइड गोल आर डिटरमाइंड बाई ऑल कंट्रीज इंडिविजुअली एंड और कॉल्ड। तो क्या होगा कि इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि प्रत्येक कंट्री जो है अपने यहाँ एक तरीके का एक मैकेनिज्म बनाएगी जो वर्ल्ड वाइड गोल अचीव करने का प्रयास करेगी, और वो जो मैकेनिज्म है उसका नाम क्या होगा। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा उसे, या स्टीयरिंग कमिटी बोला जाएगा, या इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा, या ओजोन लेयर बोला जाएगा। तो हमारा 13 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए, ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसे इंटेंडेंट भी कहा जाता है, मतलब कि
हम जैसे कि भारत है, भारत एक लक्ष्य तय करेगा और इस नेशनल जो इंटेंडेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसके तहत वो अपने गोल को जो है पाने का पूरा प्रयास करेगा और फिर उसकी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगा और UNFCCC को जो है रिपोर्ट करेगा कि हमने जो है ये लक्ष्य रखा था और इसे अचीव किया है। 14वां क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन शुड बी रिपोर्टेड एवरी 5 years एंड आर टू बी रजिस्टर्ड बाय द सेक्रेटरीट। किसके सेक्रेटरीट के माध्यम से जो है ये रजिस्टर्ड किया जाएगा और वो जो रिपोर्ट जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे तैयार की जाएगी किसे 5 साल में पेश की जाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा UNDP UNCCC या 2013 UNFCCC। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लेस्ड ड्यूरिंग द, तो मतलब ये जो चारों जो मीटिंग्स हुई हैं किसमें जो है इस पे फैसला लिया गया था? INDC पे, अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज एज द इनिशियली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है हमारा? तो पहले हम देख ले ऑप्शन क्या है। 2013 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, 2014 UNFCCC है, 2015 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी हमारा ऑप्शन है। इसी में जो है ये जो INTDD वाला जो मसला है यानी कि इंटेंडेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसी में जो है प्लेज किया गया था, यानी कि इस पे शपथ लेना भी कर सकते हैं या इसे यहीं से लागू किया गया कि हर कंट्री अपना एक INDC तैयार करेगा। 16वां क्वेश्चन है कि द NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप वाज लॉन्च एट। तो देखिए जो NDC है उसे कब लॉन्च किया गया है? मराकेश टू एनहांस कोऑपरेशन सो दैट कंट्रीज हैव एक्सेस टू द टेक्निकल नॉलेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दे नीड टू अचीव लार्ज स्केल क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर लोग ज़्यादातर इस जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत अगर लोग कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको जो है मिटिगेट किया जा सकेगा, जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको भी रोका जा सकेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को जल्दी से जल्द पूरा किया जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि NDC जो पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड एट, तो इसको जो मराकेश जो हुआ था, मराकेश में जो COP की एक पार्टी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, उसको हमें बताना है कि COP 22 में हुआ था या COP 24 में हुआ था या COP 26 में हुआ था या COP 28 में हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा COP 22। COP 22 ही मराकेश जो है, मराकेश में ही ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। हम लोग 17वें क्वेश्चन में आ गए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि द NDC पार्टनरशिप इज गाइडेड बाई। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो गाइडेड बाई किस कमेटी के आधार पे ये होती है? कंपोज्ड ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटेटेड बाय सपोर्ट यूनिट होस्टेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड बेस्ड इन वॉशिंगटन DC एंड बॉन जर्मनी। तो हमें ये बताना है कि कौन सी कमेटी के माध्यम से जो है जो NDC पार्टनरशिप है गाइडेड की जाएगी। और ये जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है जो कि वॉशिंगटन में है और बॉन में भी इसका जो है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, देव कमिटी, के संथानम कमिटी, स्वामीनाथन कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी। देखिए के संथानम कमिटी जो है ये इंडिया में जो है करप्शन पे बनी एक कमिटी थी 1964 या 1963 के पास। देव कमिटी जो है अलग एक कमिटी है, स्वामीनाथन कमीशन का अलग मसला है, ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपकी ये स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी के जो है बाय ए कमिटी कंपोज्ड ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ये जो है स्टीयरिंग कमिटी के माध्यम से NDC पार्टनरशिप जो है गाइडेड होगी। 18वां क्वेश्चन है व्हाट आर द एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य क्या है, लेकिन हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे जो है आंसर जो है लूसिड वे में काफ़ी जो है डिस्कस है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ये है, इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू अडॉप्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो एबिलिटी को इस तरीके से बनाना है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उसको रोकने वाली जो जितनी भी टेक्नोलॉजी होती हैं उनको अडॉप्ट करें, ताकि वो जो है क्लाइमेट चेंज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिटिगेट वो रोक सकें, ज़्यादा बड़ा ना होने दे, विकराल रूप ना होने दे। फोस्टर क्लाइमेट रिजिलियंस, और जो क्लाइमेट रिजिलियंस है उसको भी बढ़ाए। लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस की जो बढ़ोतरी है उसमें भी कटौती करें। इन अ मैनर दैट डज नॉट थ्रेटन फूड प्रोडक्शन, और उससे क्या होगा कि हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रभावित ना हो। अब क्या होगा, क्लाइमेट चेंज ये होगा कि अब दोआबा में जैसे ज़्यादा अच्छी खेती हो रही है और वहाँ का मौसम अचानक से जो है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव में आके चेंज हो गया, तो वहाँ पे होना क्या, तो वहाँ पे जैसे राजस्थान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो है फूड सिक्योरिटी पे जो है ताला लग जाएगा। तो अगला ऑप्शन है कि दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड 2020 टारगेट्स। ये 20-20-20 का जो टारगेट है उसको, नेमली रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 20%। इसमें क्या हुआ कि गैस जो इमिशन है ग्रीन हाउस का उसको जो है 20% कम किया जाएगा। इंक्रीज ऑफ रिन्यूएबल्स जो शेयर्स होते हैं उनको 20% बढ़ाया जाएगा बेसिस ऑफ कंजम्पशन, जो उपभोग के आधार पर। एंड द इंक्रीज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाएगा 20% एनर्जी बचा के। तो ओनली बी ऑप्शन जो है, ओनली बी, नन ऑफ दीज, ओनली ए, बोथ ए बी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो दोनों ये एक्सप्लेनेशंस जो दिए हुए हैं दोनों राइट हैं। ठीक है, यहाँ पे 2020 टारगेट भी रखा गया है और फूड प्रोडक्शंस और जो रिजिलियंस, क्लाइमेट रिजिलियंस जो चीज़ों को है फॉस्टर करने का लक्ष्य रखा गया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द एनडीसी पार्टनरशिप, जो एनडीसी है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वाली जो पार्टनरशिप है, को चेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टारिका एंड द नीदरलैंड एंड इंक्लूड्स। अब ये दोनों जो कोस्टारिका है और नीदरलैंड है, ये दोनों जो है को चेयर करेंगी, यानी कि अध्यक्ष पद पे दोनों जो है साथ में बैठेंगी। तो इसमें जो है हमें बताना है कि मेंबर कंट्रीज 21 इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, कितनी कंट्रीज जो होंगी जो इसमें एनडीसी पार्टनरशिप वाले में है पार्टिसिपेट करेंगी। तो ऑप्शन क्या है, बी 93, सी 97 और डी 102, बी 93। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है 93। 93 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी एनडीसी पार्टनरशिप में, और कोस्टारिका और नीदरलैंड जो है इसमें क्या होंगे, वो हेड होंगे। ये बी है, 93 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट by all members countries together will be evaluated 5 years, every 5 years। प्रत्येक 5 साल में क्या होगा, इस एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल होगा उसको इवेलुएट किया जाएगा, यानी कि उसका मूल्यांकन किया जाएगा प्रत्येक 5 साल में। विद द फर्स्ट जो इवेल्युएशन है, तो पहला इवेल्युएशन कब किया जाएगा, तो ये 20 का जो 20 है हमारा ये क्वेश्चन, और इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 2020, 2021, 2022, 2023। तो राइट ऑप्शन है ये 23। ठीक है, 2023 में इसका क्या किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट का। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि इसमें जो है हमें आर्टिकल का नाम बताना है। हैज़ बीन फ्लैग्ड एज कंटेनिंग सम ऑफ की प्रोविजंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की जो कुछ की प्रमुख जो उसके प्रोविजंस हैं वो किस आर्टिकल में समाहित है। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं, हमारे ऑप्शन है कि आर्टिकल ए में आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 12। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सी। आर्टिकल 6 में जो है इसके की प्रोविजंस जो हैं पेरिस एग्रीमेंट की। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ITMO इज इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मेडिकेशन आउटकम्स। तो हमें यह बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। तो 22वें का जो आंसर है वो लोग आप ऑप्शन में इसको आप बताइए कि ये ट्रू है फॉल्स है। आप इसके लिए आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ्स। इसमें जो है हमें इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। एस्टैब्लिश ए फ्रेमवर्क बाय टू गवर्न द इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मेडिकेशन आउटकम्स। जो ITMOs है उसको फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए
The agreement recognizes the right of parties to use emissions reduction outside of their own jurisdictions toward their NDC in a system of carbon accounting and trading. तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा 6.2 एंड 6.3. यही जो है यहाँ पे पैराग्राफ्स 6.2 एंड 6.3 में जो है फ्रेमवर्क जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा ITMO से रिलेटेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मिटिगेशन आउटकम से रिलेटेड जो है जो पैराग्राफ होगा वो किस में है? 6.2 और 6.3 में है. 24वां हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैराग्राफ हमें बताना है. ऑप्शन जो है ये है एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू कंट्रीब्यूट टू मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो वो किस पैराग्राफ में है ये हमें बताना है कि जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया जाएगा मिटिगेट करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को और सपोर्ट करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, तो पैराग्राफ का हमें नाम बताना है. तो हमारा ए ऑप्शन है 6.0, 6.5, 6.4 टू 6.7, 6.9 टू 7.3, 7.5 टू 8.9. तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा बी 6.4 टू 6.7. पैराग्राफ 6.4 टू 6.7 एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म. तो 6.4 और 6.7 के बीच का जो पैराग्राफ है वो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करता है. 25वां हमारा क्वेश्चन है द SDM सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड टू द सक्सेसर टू द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. जो हमारा SDM है वो CDM का ही एक सक्सेसर है, यानी कि अग्रणी एक जो मैकेनिज्म है फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म अंडर द. तो हमें इसमें बताना है किस प्रोटोकॉल या किस समिट के तहत जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था. बाय विच पार्टीज कुड कोलैबोरेटली परस्यू इमिशन रिडक्शन फॉर देयर INDC, यानी कि इंटेंडेंट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में जो मदद करेगा. तो इसे किसके तहत बनाया गया है? जो ये SDM है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बनाया गया है, रियो समिट के तहत बनाया गया है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है. तो 25 बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया है. अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां कि इश्यूज गार्नर्ड मोर फोकस इन द फॉर्मेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट में कौन सी जो चीज या मुद्दा है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है उसे बनाने के लिए? तो वो क्या है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को कंटेन किया जा सके. तो इसमें क्या है कि अडाप्टेशन, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अडाप्ट करने की बात की गई है. राइट ऑप्शन जो है वो है सी. अडाप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को अडॉप्ट करने से, ठीक है. तो अडाप्टेशन इश्यूज गार्नर्ड मोर फोकस इन द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. पहले क्या होता था? पहले जो भी स्कीम्स बनती थी उसमें बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती थी, लोगों को ज्यादा टास्क नहीं दिए जाते थे. इसमें जो है कंट्रीज को टास्क सबसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है. अडाप्टेशन जो है इश्यूज गार्नर्ड है इसमें. अगला क्वेश्चन है ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकुलेट्स एन इनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एंड सपोर्ट दैट एस्टैब्लिश हार्मोनाइज्ड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, जिसे MRV रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है. ये जो है किस आर्टिकल में जो है पेरिस एग्रीमेंट के किस आर्टिकल के तहत जो है MRV की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो एक ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है उसको बनाया गया है. तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 17 है, या आर्टिकल 45 है. तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा बी है. आर्टिकल 13 में जो है एक एग्रीमेंट आर्टिकुलेट किया गया है जो कि ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क होगा एक्शन और सपोर्ट के लिए, जिसे जो है हार्मोनाइज जो है मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा, MRV जिसे कहा जाता है. अगला क्वेश्चन है हमारा द पेरिस एग्रीमेंट वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन अर्थ डे. ठीक है, जो जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उस दिन जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है साइन करने के लिए खोला गया एट अ सेरेमनी इन न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम के तहत, सेरेमनी या समारोह के तहत. द एग्रीमेंट वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016. 4 नवंबर 2016 को ये इफेक्ट में आ गया ये एग्रीमेंट, लेकिन इसे सिग्नेचर किस दिन किया गया है? 20 मार्च 2014 को, 20 अप्रैल 2014 को, 24 मई 2016 को, 5 जून 2014 को. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है?
राइट ऑप्शन है अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है? अर्थ डे से याद रखिए 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2016 को यह एग्रीमेंट सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था और ये इफेक्ट में कब आया? 4 नवंबर 2016 को। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC जो है लीगल इंस्ट्रूमेंट में बी अडॉप्टेड टू रीच द गोल्स ऑफ कन्वेंशन। कन्वेंशन बनाने के लिए जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो तैयार किए हैं फॉर द पीरियड फ्रॉम 2008 टू 2012। 2008 से 2012 के लिए ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन मेजर्स वेयर एग्रीड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है हमें इसमें डेट बतानी है 29 में। तो ऑप्शन क्या है? 1995, 1997, 2003, 2007। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा 1997। अगला क्वेश्चन है हमारा The scope of the protocol was extended until 2020 with the Doha amendment to that protocol in 2012। 2012 से 2020 में जो है इसका स्कोप बढ़ा दिया गया प्रोटोकॉल का दोहा अमेंडमेंट के माध्यम से। बोथ दी यहाँ पे जो है हमें ऑप्शन जो है चूज करना है। एंड इट्स मेंबर स्टेट आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिफाइंग द पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या है किसके साथ जो है इसको जोड़ना है? सोवियत यूनियन, यूरोपियन यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी, डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 30 का? राइट ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन। बोथ द यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है यानी कि एज अ जर्मनी क्या फैसले लेती है ये उनका इंडिविजुअल इशू है, लेकिन जब वो यूरोपियन यूनियन के साथ वो कोई चीज़ पे फैसला लेंगे तो वो एक तरीके का कलेक्टिव मामला हो जाएगा, लेकिन जब इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एक अलग होगी। तो यूरोपियन यूनियन ऑप्शन है। 31वां क्वेश्चन है द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड रेटिफिकेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन। यूरोपियन यूनियन ने कब रेटिफाई किया? देखिए क्या होता है, एक होता है सिग्नेचर करना, दूसरा होता है रेटिफिकेशन करना। रेटिफिकेशन क्या होता है? पार्लियामेंट में जो है दोनों जो अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं वो दोनों जो है एक जो कंसेंट के साथ जो होता है हेल्दी डिबेट के साथ जब उस पर फैसले लिए जाते हैं तो उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। और सिग्नेचर करना तो एक आम सी चीज़ है। ठीक है, तो रेटिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं कि कब किसने रेटिफिकेशन किया। अक्सर करके रेटिफिकेशन और सिग्नेचर दोनों की डेट अलग अलग होती है। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कब किया है? 31वें का जो आंसर है ऑप्शन क्या है हमारे? 4 अक्टूबर 2016, 15 अक्टूबर 2016, 13 नवंबर 2017, 15 दिसंबर 2018। तो राइट ऑप्शन है यूरोपियन पार्लियामेंट के अप्रूव्ड का 4 अक्टूबर 2016। 32वां क्वेश्चन है एज ऑफ फरवरी 2019 तक यहाँ पर जो है ऑप्शन है स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन हैव साइंड द एग्रीमेंट। कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें साइन किया है अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन? तो ये फरवरी 2019 तक जो है ये बी ऑप्शन सही है। 194 देशों ने जो है इस पे सिग्नेचर किया है फरवरी 2019 तक। अब देखिए जून जो है जून 2020 चल रहा है तो कई नई कंट्रीज भी ऐड हुई होंगी। तो अगर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है अगर वो इसमें थोड़ा सा अपडेशन करना चाहता है तो वो जो है कमेंट करके बता सकता है कि अभी हाल में अगर कुछ कंट्री जो है अपडेट लिस्ट में आई हूँ तो उसके लिए जो है थैंकफुल रहेंगे सारे लोग जो आप कमेंट करके बता सकते हैं, शायद अगर कोई नई कंट्री जुड़ी हो तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 33वां है कि 185 जो स्टेट हैं, स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटिंग मोर देन, तो हमें यहाँ पे बताना है कितने परसेंट है ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस का जो परसेंटेज है वो बताना है। यूरोपियन यूनियन और 185 देश को मिला के कितना जो है रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज जो है ग्रीन हाउस गैस का। हैव रेटिफाइड और एक्सीडेड टू द एग्रीमेंट इंक्लूडिंग चाइना, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, द कंट्रीज विद 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड द UNFCCC मेंबर टोटल 42% टुगेदर। ठीक है, इन सबको मिला के जो 42% जो है वो तो टुगेदर हुई हो जाता है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, इनको मिला के। ठीक है, तो इनको क्या होगा 185 स्टेट और EU को मिलाने पे कितना आता है 33 का हम ऑप्शन देखते हैं। 73% कंट्रीब्यूशन होगा या 83% कंट्रीब्यूशन होगा, 87% कंट्रीब्यूशन होगा या 92%। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा 87%। 87% सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है खाली 185 देश और EU जो है रिप्रेजेंट करते हैं।
34वां क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्टिकल 28 ऑफ एग्रीमेंट इनेबल्स पार्टीज टू विदड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट आफ्टर सेंडिंग विदड्रॉल नोटिफिकेशन टू द डिपॉजिटरी। देखिए क्या है, आर्टिकल 28 की चर्चा इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से अपने आप को इस एग्रीमेंट से अलग किया है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। इसमें प्रोसीजर यही है कि आफ्टर सेंडिंग ए विदड्रॉल नोटिफिकेशन टू द डिपॉजिटरी बट नोटिफिकेशन कैन बी गिवन नो अर्लियर देन, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि जब कोई व्यक्ति इसमें रेटिफाई कर देगा तो उसके बाद भी वो कितने साल तक पहले इस एग्रीमेंट के तहत रहेगा, तभी वो अपने आप को जो है विड्रॉल का नोटिफिकेशन भेज सकता है डिपॉजिटरी को। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन क्या है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 34 में आर्टिकल 28 के तहत है 3 साल जो है पहले वो उसमें रहे, फिर उसके बाद जो है क्या करेगा कि वो विड्रॉल का नोटिफिकेशन भेज सकता है और उसके बाद जो है वो इस एग्रीमेंट से अलग हो सकता है। अमेरिका ने ऐसा ही किया था 2015, फिर उन्होंने जो है 17 के अंदर जो 17 में वो बाहर हो गए। फाइनली हम लोग अपने लास्ट जो है क्वेश्चन पे आ गए 35 पे। ये वीडियो काफ़ी लंबा है, आप कोशिश करें कि पूरा एक बार नहीं देखें या थोड़ा थोड़ा करके देखें, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ऑन अगस्त 2017 द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर्ड एन ऑफिशियल नोटिस टू द यूनाइटेड नेशन दैट द यूएस इंटेंड्स टू विदड्रॉ फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट एज सून एज लीगली एलिजिबल टू डू सो। 2017 में 4 अगस्त 2017 को जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जो है ऑफिशियली ये नोटिस दी यूनाइटेड नेशन के तहत कि वो जल्द से जल्द जो है पेरिस एग्रीमेंट से क्या है कि वो निकलना चाहते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, फॉल्स है या ट्रू है। आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मैं इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग सभी लोगों को पता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।